हेलो दोस्तों। जैसे कि हमारी 2 दिन न्यूज़ लेट हो चुकी है, लेकिन कुछ नहीं, हम उसको कवर अप करेंगे। मैं कहीं पर बिजी था, इसलिए मैं जो 21 और 22 वाली न्यूज़ नहीं दे पाया, आज 23 हो चुकी है। तो हम तीनों दिन की न्यूज़ आज के ही दिन कवर कर लेंगे और अप टू डेट पूरा पहुंच जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के आर्टिकल्स की। क्या आज हमारा आर्टिकल्स आया है, देखते हैं। सबसे पहला है भूकंप की आवृत्ति से बढ़ती। अच्छा, पहले सबसे पहले कोटेशन देख लेते हैं कि क्या हमारा कोटेशन है। किसी देश की शक्ति उस छोटे विचारों के बड़े आदमियों से नहीं, किंतु बड़े विचारों के छोटे आदमियों से बनती है। देखो, विचार बड़े होने चाहिए। आदमी छोटा बड़ा चल जाता है, आदमी छोटे बड़े से कुछ नहीं होता। अगर किसी इंसान के विचार बड़े हैं तो वो देश बड़ा माना जाता है। भूकंप की आवृत्ति से बढ़ती चिंता है। आपने हाल ही में सुना होगा कि दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। पूरी दुनिया भूकंप का कहर झेलने की विवश होती रही है। हैरानी की बात है कि विज्ञान की आश्चर्यजनक तरक्की के बाद भी वैज्ञानिक आज तक ऐसी तकनीक ईजाद करने में विफल रहे हैं जिससे भूकंप की जानकारी समय से पहले मिल जाए। तो चलिए इसमें क्या है हमारा, देखते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 17 फरवरी की सुबह भूकंप के झटके आए। धमाके जैसी आवाज सुनी गई। लोग दहशत में घरों से बाहर निकल आए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप का केंद्र 5 किलोमीटर की गहराई में था, इसलिए इसकी तीव्रता भूगर्भ में ही कमजोर पड़ गई, सतह पर नहीं आ पाई। बिहार में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसका केंद्र धरती की सतह से 10 किलोमीटर नीचे था, इसलिए केवल अनुभव हुआ, मगर ताज़ा संकेत दिल्ली के लिए एक चेतावनी है। वैसे भी यहाँ हमेशा भूकंप का खतरा बना रहता है। यह संकट इसलिए भी है क्योंकि यमुना नदी के मैदानी क्षेत्र में भूमि की परत नरम है। हालांकि इस भूकंप को विवर्तनिक परत टेक्टोनिक्स प्लेट में किसी बदलाव के कारण नहीं, बल्कि स्थानीय भूगर्भीय विविधता को माना जा रहा है। देखो, जैसे हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स इधर उधर होती हैं, तब जाकर हमारा भूकंप की जो घटना वो दिखाई देने को मिलती है। लेकिन इसका जो रीज़न है वो स्थानीय भूगर्भीय विविधता को माना जा रहा है। एक तो यमुना है, मिट्टी नरम है, ज़मीन नरम है, तो दिल्ली में ज़्यादा आशंका है भूकंप की, है ना। और वो अक्सर वहाँ भूकंप महसूस भी किए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इसमें वो क्या कह रहा है देख लेते हैं। गौरतलब है कि भारतीय सीमा के निकट तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की चीन की योजना ने भारत और बांग्लादेश को चिंता में डाल दिया है। ठीक है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर वो बांध बना रहे हैं, ऐसा भी देखने में आया है। अच्छा, चीन अगर बांध बना रहा है तो वो पानी को रेगुलेट करेगा, भारत में जाने से पानी को रेगुलेट करेगा। और दूसरा, अगर कभी भविष्य में भारत और चीन की आपस में लड़ाई होती है तो चीन इस बांध में पानी खोलकर भारत के खिलाफ युद्ध लड़ने में हेल्प भी करेगा, पानी छोड़ देगा, दुनिया भर की तबाही बच जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। तो भारत को क्या करना चाहिए, भारत को रिजर्वायर बनाने में काम करना चाहिए कि ताकि फ्यूचर में कभी भी पानी को रोका गया या फ्यूचर में पानी को छोड़ा गया, वो पानी रिजर्वायर में आके इकट्ठा हो जाए। अगर कम पानी छोड़े तब भी इकट्ठा कर लिया जाए और जरूरत पड़ने पर उसको छोड़ दिया जाए। तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, दरअसल टेक्टोनिक प्लेटों में टकराव के कारण चीन के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से, नेपाल और उत्तर भारत में अक्सर भूकंप आते रहते हैं। इसकी चेतावनी संबंधी प्रणालियां अनेक देशों में संचालित हैं, लेकिन यह भूगर्भ में ही हो रही हलचलों की सटीक जानकारी समय पूर्व देने में ये लगभग असमर्थ है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी देने वाले अमेरिका, जापान, चीन, भारत और अन्य देशों में भूकंप आते ही रहते हैं। इसलिए यहाँ यह बड़ा सवाल उठता है कि चांद और मंगल जैसे ग्रहों पर मानव बस्तियां बसाने का सपना देखने और पाताल की गहराइयों को नाप लेने का दावा करने वाले वैज्ञानिक आखिर पृथ्वी के नीचे उत्पात मचा रही हलचलों की जानकारी हासिल करने में क्यों विफल हैं। मतलब आज तक भी ऐसी टेक्नोलॉजी बन नहीं पाई है जिससे हमें बिल्कुल सटीक जानकारी हो सके कि भूकंप आने वाला है और लोगों को सफलतापूर्वक वहां से हटा के कहीं दूसरी जगह ले जा सके। इतना टाइम नहीं मिलता। हालांकि 10, 15, 20 मिनट बाद की से पहले जानकारी मिल जाती है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। 10 मिनट बाद क्या कर लेगा जी। जबकि वैज्ञानिक इस दिशा में लंबे समय से कार्यरत हैं। अमेरिका और भारत सहित अनेक देश मौसम और भूगर्भीय हलचल की जानकारी देने वाले उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दुनिया के नामचीन विशेषज्ञों और पर्यावरणविदों की माने तो सभी भूकंप प्राकृतिक नहीं होते, बल्कि उन्हें विकराल बनाने में मानवीय हस्तक्षेप का योगदान है। इसलिए इस भूकंप के लिए स्थानीय भूगर्भीय विविधता को कारण माना गया है। भाई, जरूरी नहीं कि हर भूकंप टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से आते हैं। इंसान की जो गतिविधि है, इंसान जो पर्यावरण के साथ छेड़खानी कर रहा है, उसकी वजह से भी भूकंप आते हैं।
दरअसल प्राकृतिक संसाधनों के अकूत दोहन से छोटे स्तर के भूकंप की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। भविष्य में इन भूकंपों की व्यापकता और विकरालता बढ़ जाती है। यही कारण है कि भूकंपों की आवृत्ति बढ़ रही है। पहले 13 वर्षों में एक बार भूकंप आने की आशंका बनी रहती थी, लेकिन अब यह घटकर 4 साल हो गई है। यही नहीं, अब तक आए भूकंपों का वैज्ञानिक आकलन करने से यही पता चलता है कि भूकंपीय विस्फोट से निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा पहले की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली हुई है। 25 अप्रैल 2015 को नेपाल में भूकंप आया था, उसने 20 थर्मोन्यूक्लियर हाइड्रोजन बम के बराबर ऊर्जा निकली थी। यहाँ हुआ प्रत्येक विस्फोट हिरोशिमा नागासाकी में गिराए गए परमाणु बम से भी कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली था। देखो, सोचो आप, ताकतवर था। जापान और फिर क्योतो में आए सिलसिलेवार भूकंपों से पता चलता है कि धरती के गर्भ में भूकंपीय हलचलें महानगरीय आधुनिक विकास और आबादी के लिए अधिक खतरनाक साबित हो रही हैं। ये हलचलें भारत, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश की धरती के नीचे भी चल रही हैं। इसलिए इन देशों के महानगर भूकंप के मुहाने पर खड़े हैं। पूरी दुनिया भूकंप का कहर झेलने को विवश होती रही है। हैरानी की बात है कि विज्ञान की तरक्की के बाद भी वैज्ञानिक आज तक ऐसी तकनीक ईजाद करने में विफल रहे हैं जिससे भूकंप की जानकारी समय से पहले मिल जाए। मतलब वैज्ञानिक इसे ढूंढ ही नहीं पाते, पता ही नहीं लगा पाते कि भूकंप आ रहा है। भूकंप के लिए जरूरी ऊर्जा के एकत्रित होने की प्रक्रिया को धरती की विभिन्न परतों के आपस में टकराने के सिद्धांत से आसानी से समझा जा सकता है। ऐसे वैज्ञानिक का मान्यता है कि करीब 5.5 करोड़ वर्ष पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया को जोड़े रखने वाली भूगर्भीय परतें एक दूसरे से अलग हो गई और वे यूरेशिया प्लेट पर्वत से जा टकराई। इस टक्कर के फलस्वरूप हिमालय पर्वतमाला अस्तित्व में आई और धरती की विभिन्न परतों के बीच वर्तमान में मौजूद दरारें बनी। हिमालय पर्वत उस स्थल पर अब तक अटल खड़ा है जहाँ पृथ्वी की 2 अलग अलग परतें परस्पर टकराकर एक दूसरे के भीतर घुस गई थी। वही हमने बताया कि भारत का जो नीचे वाला साउथ इंडिया पार्ट है, वो जो साउथ अफ्रीका का पार्ट हुआ करता था, वो वहाँ से चला और यूरेशिया प्लेट से जाकर टकराई है। हिमालय का निर्माण हुआ है और वो नीचे प्लेट धंस गई है। हिमालय जो चाइना वाली यूरेशिया प्लेट है वो ऊपर उठी हुई है। परतों के टकराव की इस प्रक्रिया की वजह से हिमालय और उसके प्रायद्वीप क्षेत्रों में भूकंप आते रहते हैं। इस प्रायद्वीप में ज़्यादातर एशियाई देश बसे हुए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि रासायनिक क्रियाओं के कारण भी भूकंप आते हैं। भूकंप की उत्पत्ति धरती की सतह से 30 से 100 किलोमीटर भीतर होती है। इससे यह वैज्ञानिक धारणा भी बदल रही है कि भूकंप की विनाशकारी तरंगें जमीन से कम 30 किलोमीटर नीचे चलती हैं। ये तरंगें जितनी कम गहराई से उठेंगी उतनी तबाही भी ज़्यादा होगी और भूकंप का प्रभाव कहीं अधिक बड़े क्षेत्र में दिखाई देगा। लगता है कि अब कम गहराई के भूकंप का दौर चल पड़ा है। मेक्सिको में सितंबर 2017 में आया भूकंप धरती की सतह से 40 किलोमीटर नीचे उठा था, इसलिए इसने भयंकर तबाही मचाई थी। तिब्बत में भूकंप की गहराई तो मात्र 10 किलोमीटर आगे गई। मतलब अब जो सेंटर होता है ना भूकंप का, वो बहुत कम गहराई पे देखने को मिल रहा है, जिससे तबाही भी ज़्यादा देखने को मिल रही है। आगे क्या है? दरअसल सतह के नीचे धरती की परत ठंडी होने और कम दबाव के कारण कमजोर पड़ जाती है। इस स्थिति में जब चट्टानें दरकती हैं तो भूकंप आता है। कुछ भूकंप धरती की सतह से 100 से 650 किलोमीटर नीचे भी आते हैं, लेकिन उनकी तीव्रता धरती की सतह पर आते आते कम हो जाती है, इसलिए बड़े रूप में त्रासदी नहीं झेलनी पड़ती। इतनी गहराई में धरती इतनी गर्म होती है कि एक तरह से वह द्रव रूप में बदल जाती है, इसलिए इसके झटकों का असर धरती पर कम ही दिखाई देता है। इन भूकंपों से ऊर्जा बड़ी मात्रा में निकलती है। एक बड़ा भूकंप वर्ष 1994 में बोलीविया में दर्ज किया गया। पृथ्वी की सतह से 600 किलोमीटर भीतर तक इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 8.3 मापी गई। जैसे आप जानते हैं कि रिक्टर पैमाना भूकंप को नापने का यंत्र होता है। चलिए देखते हैं इसमें क्या सॉल्यूशन सुझाया गया है। जनरली हम लास्ट पेजेस में सॉल्यूशन को देखते हैं। प्राकृतिक आपदाएं अब व्यापक और विनाशकारी साबित हो रही हैं क्योंकि धरती के बढ़ते तापमान के कारण वायुमंडल भी परिवर्तित हो रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन समेत यूरोपीय देशों में 2 शताब्दियों के भीतर बेतहाशा अमीरी बढ़ी है। औद्योगिकरण और शहरीकरण इस अमीरी की उपज है। यह कथित विकासवादी अवधारणा कुछ और नहीं, प्राकृतिक संपदा का अंधाधुंध दोहन है। पृथ्वी को खोखला करने के ऐसे उपाय हैं जो ब्रह्मांड में फैले अवयवों में संतुलन बढ़ा रहे हैं। इस विकास के लिए पानी, गैस, खनिज, इस्पात, ईंधन और लकड़ी जरूरी है। नतीजतन जो कार्बन गैसें बेहद न्यूनतम मात्रा में बनती थी वे अब अधिकतम मात्रा में बनने लगी हैं। अब इन कारणों से प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। ऐसे में सीमेंट, लोहा और कंक्रीट के भवन जब गिरते हैं तो त्रासदी भी अधिक व्यापक होती है। सोचो, डेवलपमेंट के चक्कर में इतना अंधा हो चुका है इंसान, इंडस्ट्रियलाइजेशन के चक्कर में, औद्योगिकरण के चक्कर में इतना अंधा हो चुका है इंसान कि प्राकृतिक संसाधनों का दुनिया भर का दोहन कर रहा है और कहीं ना कहीं प्रकृति जो है उसका जवाब दे रही है। भूकंप आ रहे हैं, बाढ़ आ रही है और बे टाइम बारिश पड़ रही है। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल। चलिए, ये वाला आर्टिकल हमारा पॉलिटिकल है तो इसे हम नहीं पढ़ेंगे।
हाँ, ये हमारा इसमें देख लेते हैं ये वाला, ये हमारा ठीक है। हादसे की परतें, मतलब ये दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो भगदड़ हुई थी उसके रिगार्डिंग है, तो ये हमारा एग्जाम कॉन्सेप्ट रूप से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर त्योहार और छुट्टियों के दौरान या किसी विशेष आयोजनों के समय डिब्बों से लेकर प्लेटफॉर्म तक यात्रियों की भीड़ बेतहाशा बढ़ जाती है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पिछले दिनों मची भगदड़ के बाद उठे कई सवालों के बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक जरूरी सवाल उठाकर रेलवे को एक सबसे बड़ी खामी की ओर इशारा किया है ना। हाईकोर्ट ने ये कहा था, दिल्ली हाईकोर्ट ने, आमतौर पर किसी भी रेलगाड़ी में डिब्बों के हिसाब से यात्रियों की संख्या निर्धारित होती है। इसी तरह अनारक्षित श्रेणी के डिब्बों में भी यात्रियों की एक सीमा है, मगर यह देखा गया कि छुट्टियों और त्योहारों के दौरान गैर आरक्षित टिकटों की बिक्री करने में किसी सीमा का ध्यान नहीं रखा जाता है। ऐसी स्थिति में सीट मिलना तो दूर, सामान्य डिब्बे में घुसने तक की स्थिति ने बनपाने की वजह से कई यात्री आरक्षित डिब्बे में सवार हो जाते हैं। भाई एक सवाल है, ये तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बात बोली तो मेरे भी दिमाग में आया कि भाई जब ट्रेन में इतनी सीटें होती ही नहीं तो टिकट क्यों इतनी दी जाती है? तो सरकार, टिकट तो सरकार ही बांट रही है ना, तो फिर टिकट इतनी क्यों दिए जाते हैं? टिकट पर रोक लगा देनी चाहिए, बात खत्म। इससे पहले आरक्षित श्रेणी में यात्रा करने वालों को काफ़ी दिक्कत होती है, वहीं अनारक्षित डिब्बे में पैर रखने तक की जगह नहीं होती। कई बार यात्री दरवाजे पर लटके दिखाई देते हैं। ऐसे में स्टेशन पर मची भगदड़ के संदर्भ में उच्च न्यायालय ने उचित सवाल किया है कि डिब्बों की क्षमता से अधिक टिकट बेची ही क्यों गई, है ना। अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है उच्च न्यायालय। यह प्रश्न स्वाभाविक ही है कि जब रेलवे को मालूम है कि स्टेशन में कितनी गाड़ियां रवाना होगी और एक डिब्बे में अधिकतम कितनी संख्या में लोग यात्रा कर सकते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा टिकट कैसे बेचे गए। दरअसल रेलवे कई बार अपने ही बनाए नियमों की उपेक्षा करता है। उच्च न्यायालय ने इस प्रवृत्ति पर गंभीर सवाल उठाया है। हादसे वाले दिन नई दिल्ली स्टेशन पर अधिक प्लेटफॉर्म टिकट जारी होने से भी स्थिति बिगड़ी थी। नई दिल्ली स्टेशन पर त्रासद हादसे के बाद कई सख्त नियम, कायदे, कानून लागू किए गए, लेकिन दूरदर्शिता के अभाव में भगदड़ और उसके नतीजे में जो हुआ उससे स्टेशन प्रबंधों की बदइंतजामी और घोर लापरवाही सामने आई है। नई दिल्ली स्टेशन का जो बुनियादी ढांचा है इतना बड़ी संख्या में आई यात्रियों की भीड़ को संभाल नहीं पाया। बेहतर होगा कि जिस तरह हवाई अड्डे पर भीड़ प्रबंधन के लिए एक पुख्ता तंत्र है, रेलवे वैसी व्यवस्था जल्द अपनाए। मतलब रेलवे को भी व्यवस्था अपनानी पड़ेगी जो रेलवे हवाई अड्डे पर हमें देखने को मिलती है। चलिए ये वाला आर्टिकल और पढ़ लेते हैं, जीवन का आधार। जीवन का आधार वाला आर्टिकल है, देखते हैं इस आर्टिकल में क्या कहा गया है। जीवन का आधार, और ये कहीं ना कहीं एथिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे इस तरीके के आर्टिकल। और इस आर्टिकल में हम देखते हैं हमारे लिए क्या कहा गया है। मनुष्य जीवन के लिए प्रकृति सबसे बड़ा उपहार है जो हमें संजीवनी के रूप में हवा, पानी, खाद्य मुहैया कराती है। भाई इंसान के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट पता क्या है? ये नेचर, ये प्रकृति जो हमें हवा दे रही है सांस लेने की, जो पानी दे रही है पीने के लिए, जो खाना दे रही है खाने के लिए। मगर आज हम ये सब जानते हुए भी सब भूल रहे हैं कि और प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हालांकि उसकी सजा भी हम ही भुगत रहे हैं। इस बात पर बहस खूब देखी जा सकती है कि अगर अब भी इस खिलवाड़ को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं तो कुछ हद तक आने वाले खतरे को रोका जा सकता है। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है, यह जग जाहिर है। सच यह है कि आज जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापमान जैसी विनाशकारी आपदाओं से हम जूझ रहे हैं और इसका सिरा अब मिट्टी के विनाश जैसी चुनौतियों के सामने होने के रूप में है। खेती, किसानी और पर्यावरण पर काम करने वाले सभी लोग मिट्टी के बारे में जानते हैं कि वह हमारे लिए कितनी उपयोगी है, लेकिन अब आप देख रहे हैं मिट्टी के अंदर भी फर्टिलाइजर का यूज़ करके उसको तो एक तरीके से खराब ही किया जा रहा है। हमारे ये लिए समझना काफ़ी है कि हमारा शरीर मिट्टी से बना है और आखिर इसी मिट्टी में मिल जाना है। यानी जन्म से लेकर मरण तक हमारा खान पान, रहन सहन सब मिट्टी पर ही निर्भर है। इससे अनगिनत जीवों को खाना मिलता है और उन्हीं अनगिनत जीवों के कारण ही हमें भी खाना मिलता है। अगर मिट्टी में ये सूक्ष्म जीव नहीं होंगे तो मिट्टी उपजाऊ नहीं रहेगी। अगर इस समस्या का विस्तार होना जारी रहा तो आखिर में मिट्टी का नष्ट होना निश्चित है। अगर इसी तरीके से आप फर्टिलाइज़र का यूज़ करते रहे, इसी तरीके से केमिकल्स का यूज़ करते रहे, इसी तरीके से उसमें आधुनिकरण के नाम पर उसको पोल्यूटेड करते रहे, उसको प्रदूषित करते रहे, तो उसका अंजाम इंसान को भुगतना होगा। आज हम जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापमान और प्लास्टिक कचरे से उपजी समस्याओं को लेकर तो चिंतित नजर आते हैं, लेकिन मिट्टी के प्रति हमारी आंखें आमतौर पर मुंदी हुई हैं, दिखती हैं। हर तरीके के पोल्यूशन की कोई बात कर लेता है, वायु प्रदूषण की बात करता है, जल प्रदूषण की बात करता है, लेकिन कोई भी जो सॉइल पोल्यूशन जो है, मिट्टी प्रदूषण की कोई बात नहीं कर रहा। वैज्ञानिकों के एक अध्ययन में दावा किया गया है कि दुनिया की 1/3 धरती फसल के हिसाब से खराब हो चुकी है। अगर 2045 तक मिट्टी का इसी तरह क्षरण होता रहा तो हम
हम 40% भोजन कम उगा पाएंगे। अगर मिट्टी को नहीं बचाया गया तो अगले 45 से 60 वर्ष के भीतर जो बची हुई धरती है वह भी खराब हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो ये समझ लेना चाहिए कि तीसरा विश्व युद्ध इसलिए होगा कि भुखमरी और गरीबी पूरे चरम पर होगी। हालात ये होंगे कि जिसके पास जितनी ताकत होगी उसके घर में ही खाने को होगा। आज हम नई नई तकनीक के पीछे भाग रहे हैं। दुनिया कृत्रिम मेदा, रोबोट जैसी तकनीक के जरिए हम हर काम को आसान बनाने में लगी है, लेकिन लोग यह भूल रहे हैं कि अगर मिट्टी पर मंडराते खतरे से अभी नहीं निपटा गया तो इस तकनीक दुनिया का कोई महत्व नहीं होगा। तो सोचो पोल्यूशन कितना खतरनाक है हमारे दुनिया के लिए। आज जलवायु परिवर्तन के कारण आपदाएं अलग तरह से आ रही हैं, अलग अलग तरीके से आ रही हैं, है ना। इसमें और क्या है, कहीं सूखा तो कहीं बाढ़, कहीं जानलेवा ठंड तो कहीं गर्मी। मिट्टी 90% कवक, फंगी प्रजातियों, केचुओं और घोंगे का घर है। आज मिट्टी से गायब होते 80% सूक्ष्मजीव चिंता के विषय हैं, क्योंकि यह मिट्टी की तंदुरुस्त बनाते हैं। कार्बन की घटती मात्रा के कारण वे तेजी से मिट्टी से खत्म होते जा रहे हैं। कार्बन का कम होना 1-2 साल का काम नहीं है, बल्कि लगातार कई सालों से स्थिति बिगड़ती जा रही है। इसका कारण है कि वनों की कटाई, जुताई, एकल फसल लगाना, रसायनों का अधिक उपयोग, फसल अवशेषों को हटाना, पेड़ों को काटना, अत्यधिक शहरीकरण और जल प्रदूषण, इन सब की वजह से ही देखने को मिल रहा है। इन सब के जरिए मिट्टी का कटाव, प्राकृतिक चक्र में बाधा, उर्वरकों का कम होना, पोषक तत्वों के खोने जैसी समस्या मिट्टी को खराब करती है। इसलिए मिट्टी पर मंडराते इस खतरे का समझने को भूल नहीं करना चाहिए कि इससे सिर्फ गरीबों को नुकसान होगा। इस संकट और उससे निपटने की योजना बनाने वाले या उसमें क्रीड़ा गतिविधियों में समान रूप रखना चाहिए। द इकोलॉजिकल सर्वे ऑफ अमेरिका की ओर से किए गए एक शोध में पाया गया कि जलवायु परिवर्तन के कारण मिट्टी में कार्बन की मात्रा 50 से 70% तक कम हो गई है। अध्ययनों के अनुसार पूरे वातावरण में कार्बन सबसे अधिक मिट्टी में होता है। जैव विविधता का मजबूत होना प्रकृति के लिए एक बेहतर स्थिति है। अगर हम स्वस्थ मिट्टी की बात करें तो महज एक मिट्टी में 10 करोड़ से अरब तक बैक्टीरिया, 1 से 10 लाख फफूंदी और तमाम दूसरे सूक्ष्म जीव मिल सकते हैं। सोचो एक मिट्टी चम्मच के अंदर सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। मिट्टी पर पौधों की 86% और बैक्टीरिया की 44% से अधिक प्रजातियां निर्भर रहती हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर ये सूक्ष्म जीव तेजी से नष्ट हो रहे हैं तो मनुष्य जाति भी साथ में ही नष्ट हो रही है। ज़्यादा फसल की पैदावार पाने के लिए तरह तरह के रसायनों और खादों का प्रयोग मिट्टी के लिए किया जाता है। देखो मैं वही बात बोल रहा था, केमिकल्स। इससे जरूरी पाई जाने वाली केंचुए खत्म हो रहे हैं। हालात यही रहे, धीरे धीरे मिट्टी के पानी को सोखने की क्षमता 90% तक खत्म हो सकती है। अगर मिट्टी के पानी को सोखने की क्षमता कम होती है तो जीवाणु और विषाणुओं को मिट्टी के कणों से ही पानी नहीं मिलेगा, जिस कारण वे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जमीन के नीचे जमा पानी को सूक्ष्म जीव सोख लेते हैं और पानी साफ और पानी पीने के लिए सुरक्षित हो जाता है। हमारी धरती हमारी धरोहर की संकल्पना के लिए अब समय आ गया है कि इसे कार्य रूप में परिणत किया जाए। मिट्टी में जल धारण की क्षमता बढ़ानी होगी। मिट्टी के अंदर की सेना को जीवित रखना आज समय की सबसे अहम जरूरत है। मिट्टी हमने अपने पूर्वज उद्धार में प्राप्त किया और अगली पीढ़ी के लिए भी बेहतर छोड़कर जाना चाहिए। मतलब हमने अपने पूर्वज से तो मिट्टी ले ली है, लेकिन क्या हम इसे आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रख पाएंगे? यानी कि ये आर्टिकल दुनिया मेरे आगे जनरली एथिक्स के लिए आता है, लाइफ के लिए, लेकिन आज ये मिट्टी के लिए है, जीवन का आधार। ठीक है, चलिए। तो जो जो अच्छे आर्टिकल थे वो लगभग फिनिश ही हो गए। एक आधा आर्टिकल अगर कोई और होगा उसको देख लेते हैं और फिर आज की हम आर्टिकल आज का अखबार ही खत्म कर देंगे। ये देखो ये ठीक आर्टिकल था कि भारत निर्मित जेनेरिक दवाओं से दुष्प्रभाव की घटनाएं ज़्यादा। अमेरिका में बनी जेनेरिक दवाओं की तुलना में 54% अधिक मरीज अस्पताल पहुंचे। भाई देखो भारत में जेनेरिक दवाएं आपने देखो बड़ी सस्ते रेट पर मिल रही है, लेकिन इनसे होने वाली दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं काफ़ी चिंता का विषय है। एक नए अध्ययन में पाया गया है कि अमेरिका में बनी जेनेरिक दवाओं की तुलना में भारत में बनी सामान्य जेनेरिक दवाओं के इस्तेमाल के कारण अस्पताल में भर्ती होने, दिव्यांगता और मृत्यु सहित अन्य गंभीर दुष्प्रभाव की घटनाएं 54% अधिक होती हैं। भाई सोचो, जेनेरिक दवाओं से एक तो आदमी विकलांग भी हो रहा, मर भी जा रहा है। सोचो, ये निष्कर्ष मुख्य रूप से परिपक्व जेनेरिक दवाओं या उन दवाओं से जुड़े थे जो लंबे समय से बाजार में थी। ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के फिशर्स कॉलेज ऑफ बिजनेस में प्रोफेसर और सह लेखक जॉन ग्रे ने कहा, जेनेरिक दवाओं का निर्माण कहीं किया जाता है, इससे महत्वपूर्ण अंतर आ सकता है। जेनेरिक दवाएं एक ऐसी दवा है जिससे पहले ही बाजार में मौजूद ब्रांड नाम वाली दवा के रसायन के समान रसायन से बना जाता है, जिसमें समान खुराक, सुरक्षा और प्रभावशीलता होती है। मूल ब्रांड के पेटेंट समाप्त होने के बाद दवा को बेचने की अनुमति दी जाती है ना। बिल्कुल जैसे बड़ी बड़ी कंपनी की दवा होती है, उसके समान ही वही केमिकल्स मिला के नई दवाई तैयार की जाती है।
ग्रे ने कहा कि जर्नल प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट ने प्रकाशित परिणाम बताते हैं कि सभी जेनेरिक दवाएं समान नहीं होती हैं, भले ही मरीजों को अक्सर बताया जाता है कि वे समान हैं। उन्होंने कहा भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था और अमेरिका जैसी उन्नत ये यहाँ पर आया आर्टिकल हमारा, अर्थव्यवस्थाओं के बीच दवा निर्माण, विनियमन और गुणवत्ता सुनिश्चित करने की प्रक्रियाएं अलग अलग हैं। शोधकर्ताओं ने अमेरिका और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बनी 2443 जेनेरिक दवाओं का अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि उभरती अर्थव्यवस्थाएं वाले देशों की लगभग 93% जेनेरिक दवाएं भारत में बनती हैं। टीम ने भारत में बनी जेनेरिक दवाओं से संबंधित सामने आई दुष्प्रभाव की घटनाओं की आवृत्ति की तुलना अमेरिका में बने समान जेनेरिक दवाओं से जुड़े दुष्प्रभाव की घटनाओं से की। मतलब भारत में जो जेनेरिक दवाएं बनी हैं वो ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं बजाय उन दवाओं के जो अमेरिका बनी है, और उनको नुकसान पहुंचाने का परसेंट 54% है। अनुसंधानकर्ताओं ने लिखा, उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बनी जेनेरिक दवाओं के लिए गंभीर दुष्प्रभाव की घटनाओं की अनुमानित संख्या उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में बनी समकक्ष जेनेरिक दवाओं की संभावित प्रतिकूल घटनाओं की संख्या में 54.3% अधिक है। मतलब भारत में ज़्यादा खतरनाक है। ग्रे ने कहा फार्मास्यूटिकल उद्योग में पुरानी दवाएं सस्ती होती जा रही हैं और लागत कम रखने के लिए प्रतिस्पर्धा अधिक तीव्र होती जा रही है। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं जेनेरिक दवाएं, अब इस पर भारत सरकार को कुछ ना कुछ स्टेप लेना होगा ताकि इस तरीके की न्यूज़ ना आए और लोगों का विश्वास जेनेरिक दवाओं पर बना रहे और लोग उसको खरीदें और पढ़ें। ठीक है, चलिए आज का आर्टिकल हमारा यहीं ख़त्म हुआ था।